जय हिंद प्यारे बच्चों। यह वीडियो कक्षा 7 की एनसीईआरटी की न्यू पुस्तक मल्हार उसके पार्ट नंबर 3 फूल और कांटे का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को यानी कि प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कविता की रचना। फूल और तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग में से है सदा देता कली का जी खिला। तो इसमें इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। जो पद शब्द दिए गए हैं ध्यान देना है। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में रा वर्ण नहीं लिखा गया है, सिर्फ क्या लिखा गया है? ये ओ। इसमें रा नहीं लिखा गया। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते। जब हम बोलते हैं कुछ शब्दों को तो शब्द की अंतिम ध्वनि जो होती है उस वर्ण को हम उच्चारित नहीं करते हैं। कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि यानी कि तुकांत है, तुकबंदी की गई है जिससे वो जुड़ सके, ठीक है, मिल सके। तो इसमें क्या बताना है देखो। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए जो इस कविता में दी गई हैं। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करना है। तो आपने जो से अलग करे हैं कविता की क्या विशेषताएं हैं तुकबंदी में या किसी और में, तो आपको उनको अलग करना है। तो क्या करना है, किस तरह से करेंगे आप करेंगे कविता की विशेषताएं। पहला, तुकबंदी। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला है, जैसे पालता है या डालता, बही और नहीं। संक्षिप्त ध्वनि प्रयोग से कुछ शब्दों की अंतिम ध्वनि छोड़ी गई है, जैसे और को ओ लिखा गया है, निज सुगंधों और निराले रंग से। ऐसे प्राकृतिक चित्रण किया गया है इस कविता में। फूल, कांटा, चांद, हवा और मेघ जैसे प्राकृतिक तत्वों का यानी कि मानवीय रूप से उसका वर्णन किया गया है। विपरीत भाव, यहाँ पर फूल और कांटे के विपरीत स्वभाव को दर्शाया गया है, उनके व्यवहार को दर्शाया गया है, दोनों एक विपरीत हैं। जैसे फूल का आनंद देना होता है, वही कांटे का चुभना होता है। प्रश्नात्मक शैली, कविता में प्रश्न पूछा गया है किस तरह से, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। समान ध्वनि वाले शब्द, एक ही पंक्ति में समान ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे सुगंधों और निराले, ठीक है बेटे। आगे देखो, साझा करना। हम अपनी सूची कक्षा में पढ़ेंगे, बताएंगे, आप बताओगे, और कि ये विशेषताएं कविता को रोचक और लयबद्ध बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। देखो नीचे इस कविता में कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। किस तरह से? कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियां जो आपस में मिली हैं, इनकी विशेषताओं से उनका मिलान करना है, ठीक है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द इस पंक्ति में आए हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, इसमें अपना मतलब आया हुआ है और अनूठा में भी आया हुआ है, ये साथ आए हैं दो वर्ण, ठीक है बेटे। तो इसके साथ इसका मिलान हो गया। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। फाड़ देता, दूसरे का देता है, फाड़ देना, ये मुहावरा है। किसी का वरवसन। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इसमें किसी में प्रश्न पूछा गया है। देखो, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर ये होगा, इसका मिलान ये होगा। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। फूल लेकर ये चौथे का छठा
फूल लेकर तितलियों को गोद में, ये मानवीय क्रियाएं हैं। गोद में उठाना, मनुष्य ही बच्चों को गोद में उठाता है, तो फूल लेकर तितलियों को गोद में। तो ये इस तरह मानव क्रियाओं का वर्णन किया गया है यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर इसमें एक दूसरे के विपरीत स्वभाव रखने वाले, एक खटकता, एक सबकी आंखों में कांटा, सबकी आंखों में खटकता। दूसरा सोता सूर शीश पर, दूसरा शीश पर सुशोभित होता है फूल, यानी कि तो यहाँ पर विपरीतार्थ शब्द एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं। तो इस तरह से इनका मिलान करेंगे बेटा। आगे देखो, कविता का सौंदर्य। आगे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी तरह पूरी करके देखिए जो उस पंक्ति से हटा दी गई है। अब उसे उस पंक्ति को जो जचती है उस शब्द को लिखना है, उस पर घेरा बनाना है। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर है हमारा ये, यहाँ पर कविता की पंक्ति दी गई है जन्म लेते जग में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो यहाँ पर बताना है इस खालिस्तान में कि कौन सा शब्द छूटा है। मैं उन पर चमकता खालिस्तान भी, तो यहाँ पर है रात में उन पर चमकता, रात में उन पर चमकता चांद भी, क्या चमकता, चांद भी। यहाँ पर आती है रात, तो यहाँ पर चांद, ठीक। एक ही सी चांदनी है डालता। अब दूसरा देखें, खालिस्तान उन पर बरसता एक सी उन पर खालिस्तान है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहाँ पर जिस स्थान में रहेंगे कि मेहे, ठीक, तो यहाँ पर आप हो मेहे उन पर बरसता एक सा, जरा मेहे, और एक सी उन पर हवा बही, हवाएं, ठीक, हवाएं हैं भाई। तो इनको आप उपरोक्त शब्द इनका यहाँ पर ये है, तो आप इनको छाट कर यहाँ पर लिख सकते हैं या पंक्ति इस पर गोला कर सकते हैं। आगे देखो, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। ठीक है, हमें समूह में अपनी चर्चा करनी है और बताना है कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक जच रहा है और क्यों। आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, अपने समूह में चर्चा की और निम्न शब्द सबसे अधिक जचे, जैसे रात और चांद। ये शब्द सरल हैं, काव्यात्मक हैं और रोज़मर्रा की भाषा में, जो हम दैनिक जीवन में भाषा बोलते हैं उसमें प्रचलित हैं, बोले जाते हैं। रात में चांद का चित्रण कविता की चांदनी की कल्पना को जीवंत करता है, सुंदर बनाता है, सजीव बनाता है। ठीक है। मेघ और हवाएं, मेघ बारिश का प्रतीक है और कविता की लय के साथ मेल खाता है। हवाएं बहुवचन में है, ये कवि पंक्ति की संरचना के साथ सही बैठाता है। ठीक है, कारण ये शब्द कविता की भावना, लय और प्रकृति के चित्रण को बढ़ाते हैं। आगे देखो, विशेषण। भोर का है भेद देता श्याम तन, ये पंक्ति गई है। श्याम और तन बताया है, यहाँ पर श्याम मतलब काला शरीर, ठीक है, तन मतलब शरीर। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है कि भंवरा काला होता है, उसका शरीर काला होता है, अर्थात श्याम विशेषण है। जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर जो भंवरा है, तन जो शरीर है वो संज्ञा है और श्याम है जो विशेषता बता रहा है, काला, वह काला है। तन एक संज्ञा शब्द है
जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष्य है। नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्द की पहचान करके लिखनी है। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें यहाँ पर विशेषण छांटना है और उनकी पहचान करके लिखनी है। अब देखो यहाँ पर पहला, भोर का है भेद देता श्याम तन। श्याम यहाँ पर लिख दिया विशेषण और विशेष्य यानी कि संज्ञा शब्द तन है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। यहाँ पर जो वर है वो विशेषण है, वसन मतलब कपड़ा, फाड़, ठीक है, ये संज्ञा शब्द है, ये विशेष्य है। ठीक है बेटे। यहाँ पर ये भोर को अपना अनूठा रस पिला। ठीक है बेटे, अनूठा और रस, जो अनूठा है वो विशेषण है, अनोखा, ठीक है, अनूठा अनोखा, ठीक है, रस क्या है, संज्ञा विशेष है, संज्ञा सब। आगे देखो, निज सुगंधों और निराले ढंग से, निराले ढंग से यानी निराले रंग से। ठीक है बेटे, तो निराले आ जाएगा यहाँ पर विशेषण, रंग बिरंगे, अनोखे, अलग, ठीक है, रंग, सुगंध, निज सुगंधों से, रंग से। ठीक है बेटे, इस तरह से आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। आगे देखो, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन में विशेषण सोच कर लिखिए। विशेषण यानी ये शब्द है, संज्ञा शब्द है। फूल, कांटा, मेह, चांद और रात, तो इनके शब्द विशेषण शब्द लिख रहे हैं। फूल के विशेषण शब्द क्या होंगे, कांटा का विशेषण शब्द, मेह के विशेषण शब्द, चांद के विशेषण, रात के विशेषण शब्द। तो इनका उत्तर इस प्रकार होगा। ठीक है, उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं आपके। फूल का जो विशेषण होगा वो सुंदर होगा फूल, ठीक है, सुगंधित होगा। ठीक है, ऐसे कांटा जो है, कांटा नुकीला है, कठोर है, मेह शीतल है, बारिश स्फूर्तिदायक है, चांद चमकीला है, शांत है, रात गहरी है, रहस्यमयी है। तो जो ये शब्द हैं ये सारे ये विशेषण शब्द, ठीक है, और ये विशेष्य हैं। समझ में आया बेटे? पाठ से आगे आपकी बात, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं फूल को चुनूंगा क्योंकि फूल सुंदरता, सुगंध और आनंद का प्रतीक है। यह दूसरों को खुशी देता है और तितलियों, भौरों को आकर्षित करता है। फूल की तरह मैं भी अपना व्यवहार दूसरों के जीवन में सुख और प्रसन्नता लाना चाहूँगा। दूसरों के जीवन में खुशबू बखेरूँगा, यानी कि दूसरों की मदद करूँगा। ठीक है, फूल कोमलता और प्रेम का प्रतीक है, जैसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस तरह से आप उसका उत्तर चयन करके लिख सकते हैं। आगे देखो, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैलाता है। आप अपने मित्र या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है। जो करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार कहानियाँ और चुटकुले साझा करता हूँ, बांटता हूँ, अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, उनकी सुनता हूँ। परिवार में मैं छोटे छोटे काम कर देता हूँ, माँ की मदद करता हूँ, भाई बहनों के साथ खेलता हूँ, ठीक है, मौज मस्ती करता हूँ। मैं सबके साथ प्यार से बात करता हूँ। मैं उनको उनकी परेशानियाँ उनको ध्यान से सुनता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ, अपने दोस्तों के लिए छोटे छोटे उपहार जैसे हस्तनिर्मित कार्ड बना सकता हूँ। परिवार के साथ समय बिताने के लिए पिकनिक या खेल की योजना बना सकता हूँ। और आगे, स्कूल में किसी की मदद करके, जैसे नोट्स साझा करके, जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ। इस तरह से आप मदद कर सकते हैं। आगे देखोगा,
फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास में ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। संकेत के तौर पर देखिए वस्तुएं जैसे नमक और चीनी, स्वभाव जैसे शांत और क्रोधी, स्वाद जैसे खट्टा मीठा, रंग जैसे काला सफ़ेद, अनुभव जैसे सुख दुख आदि। इनका आप इस माध्यम से आपको ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। तो वस्तुएं नमक और चीनी के बारे में बताया गया है। पहले नमक नमकीन होता है, चीनी मीठी होती है। दोनों अलग स्वाद के हैं लेकिन रसोई में एक साथ पाए जाते हैं। रसोई में हमें दोनों को एक साथ रखना पड़ता है। स्वभाव शांत और क्रोधी, लोग शांत रहते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, फिर भी एक ही परिवार में रहते हैं। एक ही परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जल्दी गुस्सा हो जाता है, एक जल्दी शांत हो जाता है, शांत रहता है। स्वाद खट्टा और मीठा, जैसे नींबू और मीठे आम अलग अलग स्वाद के होते हैं लेकिन दोनों फल एक ही बगीचे में उगते हैं। ठीक है। रंग काला और सफ़ेद, गहराई ये दिखाता है। सफ़ेद शांति का प्रतीक है, ठीक है, और काला गहराई दिखाता है। एक चित्र में दोनों साथ में प्रयोग होते हैं। अनुभव सुख और दुख हमें सुखी देते हैं, दुख हमें सिखाता है। जो सुख होता है हमें खुशी देता है, दुख हमें सिखाता है जीवन को कैसे जीना है। लेकिन दोनों जीवन का हिस्सा हैं, कभी जीवन में खुशी आती है, कभी दुख आता है। ठीक है बेटे, आगे देखो। घा छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर बसन। आप अपने पास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। उस समस्या का समाधान भी सुझाइए कि आपको महसूस हुआ हो कि ये समस्या है, कांटे की तरह चुभ रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसका समाधान भी आपको देना है। तो आप इस उत्तर में लिखेंगे समस्या। मेरे स्कूल के रास्ते में बहुत सारा कचरा बिखरा रहता है। यह कांटे की तरह है क्योंकि यह गंदगी फैलाता है, पैरों में चुभ सकता है, बीमारियां फैला सकता है। समाधान, मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक सफाई अभियान शुरू कर सकते हैं। स्कूल में एक कचरा प्रबंधन समिति बना सकते हैं जो नियमित सफाई करवाए। लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बना सकते हैं जिससे कचरा न फैलाएं, मतलब उन्हें कचरा न फैलाने की उनसे अपील करें। ठीक है बेटे। सृजन का इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहाँ चाहे अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप किन रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक होने चाहिए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। यानी कि आप इस जो यहाँ पर जगह दी गई है इसमें आप एक गाँव का चित्र बना सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर फूल होने चाहिए, फूल वाले पौधे, एक तरफ कांटे वाले पौधे, बड़े बड़े पौधे। ठीक है, और यहाँ पर कोई गांव का दृश्य, एक अच्छी सी सीनरी। ठीक, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ चित्र में फूल बना सकते हैं, एक तरफ कांटे वाले पौधे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा अनुसार लगे आप अब उसके अनुसार अपने आप रंग भर सकते हैं। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है बेटे, आगे देखो। मान लीजिए एक फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है, यानी कि फूल और कांटा। ठीक है, कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद, बातचीत को ही संवाद कहते हैं बेटे। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। उनके आपस में क्या बात करेंगे, वो क्या बातचीत हो रही है, तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संवाद बनाना है। तो संवाद आप इस तरह से लिख सकते हैं। उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। यह समझाना कि उनके जीवन में क्या योगदान है। उदाहरण के तौर पर इस तरह से, फूल, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और खुशी फैलाने आया हूँ, फूल कहता है। तो कांटा बोलता है, और मैं संबंधों की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। ठीक है, कि मैं कांटा जो होता है फूलों की जैसे सुरक्षा करता है, उसी तरह से वो कहता है कि मैं सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। इनके बीच में इस तरह से संवाद शुरू होगा। तो आप आगे स्टार्ट करेंगे। फूल, नमस्ते कांटे, देखो मेरी सुगंध और रंगों से तितलियाँ कितनी खुश हैं। मैं सबके चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ। कांटा,
हाँ फूल, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारी और पौधे की रक्षा करता हूँ ताकि कोई जानवर हमें नुकसान ना पहुँचा सके। फूल, सही कहते हो, तुम्हारी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम चुप जाते हो। फूल कहता है। फिर कांटा बोलता है, हाँ हाँ, यह तो मेरा काम है, मैं कठोर हूँ, कोई हमें हल्के में ना ले, हमारा फ़ायदा ना उठाए। तुम खुशी बांटते हो और मैं चुनौतियों की याद दिलाता हूँ। अगर कोई कठिनाइयाँ जीवन में आ जाए तो किस तरह से सामना करना चाहिए, मैं वो याद दिलाता हूँ। फूल, हम दोनों मिलकर इस पौधे को खास बनाते हैं ना। तुम मजबूती देते हो और मैं सुंदरता देता हूँ। फूल कहता है। कांटा, बिल्कुल, हम साथ साथ हैं, जैसे सुख और दुख साथ चलते हैं। चलो मिलकर इस बगीचे को और खूबसूरत बनाएं। इस तरह से इनके बीच में बातचीत हो रही है। आप इस तरह से संवाद लिख सकते हैं। आगे देखें, वाद विवाद। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपको अपने क्लास में अब एक समूह बना लेने हैं, 6-7 समूह, और एक समूह में फूल की तरफ से बोलेंगे, एक समूह कांटे की तरफ से बोलेगा। मतलब कि आप अपने अपने तर्क दोगे। इस तरह से आप एक गतिविधि करनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। मतलब इस तरह से सुझाव दिए गए हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। पहला सुझाव ये, अपनी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बनाने होंगे। आपको 7-8 समूह बनाने हैं अपनी कक्षा में, 3-3, 4-4 बच्चों का, या 5-5 बच्चों का, 6-6 बच्चों का, जैसे आपको लगे। आपकी इस कक्षा में जितनी भी जनसंख्या, मतलब जितनी भी बच्चों की संख्या है उसी के अनुसार आधे समूह फूल के पक्ष में बोलेंगे और आधे समूह कांटे के तर्क में बोलेंगे। इस तरह से बनाना है। जैसे अगर 8 वो बन गए समूह, तो 4 फूल की तरफ से बोलेंगे और 4 कांटे की तरफ से बोलेंगे। ठीक, एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। अगर 9वां समूह होगा, अगर बच्चे होंगे, तो उसमें निर्णायक मंडल का काम करेगा, यानी कि वो जज बनेंगे। जज, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन किसकी प्रस्तुति अच्छी है, किसने अच्छा बोला, किसने, ठीक है, वो क्या, उनका क्या काम हो, तर्कों को ध्यान से वो सुनेंगे। प्रस्तुत शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर वो अंकों का निर्धारण करेंगे। जैसे भी प्रस्तुति होगी पक्ष विपक्ष की, उसी के आधार पर वो नंबर देंगे, अंक देंगे। आगे देखो, 3, प्रत्येक समूह को तैयारी के लिए 15 मिनट मिलेगा ताकि वे अपने तर्क तैयार कर सके। सभी समूह अपने अपने तर्क मिलकर सोचेंगे और लिखेंगे। 4, प्रत्येक समूह को अपने पक्ष में बोलने के लिए 3-4 मिनट का समय दिया जाएगा। क्योंकि जो भी समूह होगा अपने तक, जो पक्ष में बोल रहा है वो उन्हें, या विपक्ष में बोल रहा है उनको, प्रत्येक को 3 से 4 मिनट दिए जाएंगे, प्रत्येक समूह को। दूसरा समूह पहले से समूह के तर्कों पर 1-2 मिनट में उत्तर देगा और उनसे प्रश्न पूछेगा। फिर जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे अपने तर्क देके, तो उनसे दूसरा समूह प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा। सभी प्रतियोगी जो प्रतिभागी है, जो भाग लेंगे, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे। बीच में कोई टोकने की अनुमति नहीं, बीच में कोई टोकेगा नहीं। अगर जब कोई प्रस्तुति कर रहा हो, अपने पक्ष में बोला, बीच में टोकना नहीं, जब तक पूरी बात ना हो जाए, अपने पूरे तर्क ना दे दें। ठीक है। सभी समूहों का क्रम इस तरह से तैयार होगा वाद विवाद के लिए इस प्रकार। एक समूह होगा पक्ष में, एक फिर विपक्ष में, यानी एक फूल के पक्ष में होगा, फिर कांटे के पक्ष में, फिर फूल के पक्ष में, फिर कांटे के पक्ष में, फिर फूल के पक्ष में, फिर कांटे के पक्ष में। इस तरह से क्रम चलेगा। ठीक है बेटे। आगे देखो, जो समूह निर्णायक मंडल का कार्य कर रहा है वह वाद विवाद के अंतराल में तर्क, भाषा, कौशल और प्रस्तुति शैली के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा। जो निर्णायक मंडल है, जो 9वां समूह है, वो उनको ध्यान से सुनेगा, पक्ष और विपक्ष को, उसकी भाषा शैली कैसी है, उनकी प्रस्तुति कैसी है, ठीक है, वाद विवाद की प्रतियोगिता कैसी है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए नंबर देगा। निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर ही विजेता समूह का निर्णायक करेगा कि कौन विजेता बना। ठीक है। समूह के प्रयासों के लिए ताली बजाए और उनकी प्रशंसा करें। संभव हो तो विजेता समूह को कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जैसे भी एक शिक्षक को लगे कि अच्छा प्रतियोगिता हुई है तो वो प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों से ताली भी बजा सकते हैं, या सब जो विजेता समूह है उसको पुरस्कार या प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। वाद विवाद
गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से, आप मैंने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर, आप इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे समूह विभाजन, पहले कक्षा 8 के समूह में से 4 समूह फूल के पक्ष में और 4 समूह कांटे के पक्ष में तर्क देंगे। आप कक्षा 8 के भी ले सकते हो, कक्षा 7 के भी ले सकते हो। ठीक है बेटे, कक्षा 7 के समूह में भी आप इस वाद विवाद प्रतियोगिता को करा सकते हो। निर्णायक मंडल, एक समूह 9वां जो समूह होगा वो निर्णायक मंडल का होगा, जो तर्कों, भाषा और प्रस्तुति के आधार पर अंक देगा। तैयारी, प्रत्येक समूह को 15 मिनट मिलेंगे। फूल के पक्ष में तर्क इस तरह से दे सकते हैं, ये उदाहरण के लिए बच्चे अपने अनुसार भी तर्क ढूंढ सकते हैं। फूल सुंदर और सुख का प्रतीक है, जीवन को आनंदमय बनाता है। फूल पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं और कीटों के लिए भोजन देते हैं। फूल की तरह दयालु और कोमल व्यवहार समाज को बेहतर बनाता है। कांटे के पक्ष में इस प्रकार तर्क दे सकते हैं। कांटे जो है सुरक्षा और मजबूती का प्रतीक है, जो पौधों को नुकसान होने से बचाते हैं। कांटे हमें सिखाते हैं जीवन में चुनौती यानी कि कठिनाइयाँ आ जाएं, उनका सामना कैसे किया जाए। कांटे की तरह दृढ़ और साहस हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। प्रस्तुति, प्रत्येक समूह 3-4 मिनट बोलेगा, दूसरा समूह 1-2 मिनट में जवाब देगा। नियम, कोई बीच में नहीं टोकेगा, सभी एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे। कर्म, समूह 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप समूह में बोलेंगे, पहले फूल के पक्ष में, फिर विपक्ष में, पक्ष में, विपक्ष में, इस तरह से। निर्णय, निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर विजेता का चयन करेगा। आगे देखो 9वां 8वां प्रश्न, सभी समूहों के लिए तालियां और प्रशंसा होगी, विजेता को प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो जीतेगा। अनुभव, इसमें एक अनुच्छेद इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं एक अनुच्छेद लिखूंगा, वाद विवाद बहुत मज़ेदार और शिक्षाप्रद था। फूल के पक्ष में बोलने वाले समूह ने सुंदरता और सुख की बात की, जबकि कांटे के पक्ष ने मजबूती और सुरक्षा पर जोर दिया। मैंने सीखा कि जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। मेरे समूह ने अच्छी तैयारी की और हमारी प्रस्तुति को सराहा गया, मतलब हमारी प्रस्तुति जो हमने प्रस्तुत किया उसकी प्रशंसा की गई। यह अनुभव मुझे आत्मविश्वास और तर्क करने की कला सिखाने का बहुत अच्छा माध्यम था। इस तरह से आप इस गतिविधि को कक्षा में कर सकते हैं। देखो बेटा, फिर आज की पहली आखिरी प्रश्न, नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधे के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। ये जो पौधे हैं उनमें फूल भी खिलते हैं और कांटे भी एक साथ होते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए, ऐसे जोड़ना है, एक तरफ वर्णन है, एक तरफ चित्र दिए गए हैं, तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, पहला वर्णन और चित्र। ठीक है। बबूल, जो बबूल का पौधा है वो पीले या सफ़ेद छोटे गुच्छेदार होता है, तो उसमें फूल जो होता है वो कांटे लंबे और नुकीले होते हैं। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा, औषधियों के लिए किया जाता है। यार देखो बेटे, जो बबूल का पेड़ है वो है, इसलिए गुच्छेदार आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये रहा, इसमें पीले या सफ़ेद छोटे गुच्छेदार फूल होते हैं, कांटे लंबे और नुकीले होते हैं। ठीक है बेटे। इसके साथ ही होगा गुलाब। गुलाब का फूल देखो विभिन्न रंगों, विशेष रूप से लाल, सफ़ेद और गुलाबी गुलाब मिलते हैं। तने वे छोटे और तीखे होते हैं। सजावटी पौधे और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये। तो गुलाब का ये रहा बेटा, आप इस तरह से बना सकते हैं। नागफनी, नागफनी में जो फूल होते हैं रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी होते हैं। कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे होते हैं। ठीक है। सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाए जाते हैं। तो नागफनी का पौधा ये रहा। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा होगा आपको। बेर, जो बेर है इसमें छोटे और हल्के पीले होते हैं फूल, शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके फल खाद्य और औषधियों के लिए बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ औषधि। तो ये बेर ये रहा, आप बेर इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बेर ये है। ठीक है। करौंदा, अब करौंदा है, छोटे सफ़ेद और सुगंधित होते हैं फूल और कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे होते हैं। फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। विशेषता जो है इनकी, इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, ये करौंदा है। करौंदा ये बेटे, आप इसे मिला सकते हैं। और नींबू,
नींबू है, छोटे सफ़ेद और हल्की गुलाबी छाया लिए होते हैं, सुगंधित और गुच्छेदार होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता फल कट्टों विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार और जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ये रहा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी या प्रश्न उत्तर जो हमने हल किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।